welcome back to my channel, and today's video is all about why UK visas are going delay and what are the reasons behind the delicacy. Okay, so first of all हम बात करते हैं कि पहले तो क्यों हो रहे डिले. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूज़ में आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने अपना एम्बेसी का स्टाफ बहुत कम कर दिया. ठीक है, उसके बाद दूसरी बात ये, जो दूसरा रीज़न ये है कि स्पाउस रिलेटेड जितने लोग जा रहे हैं, ठीक है, उनका ये लास्ट इनटेक है. मतलब इसके बाद आई थिंक यूपी ने कुछ कैंसिल कर दिया. ओके, तो जनवरी इनटेक में वो तभी जा पाएंगे इफ़ दे आर परस्यूइंग सम डॉक्टरेट डिग्री लाइक PhD एंड समथिंग लाइक दैट, ऊपर लेवल वाली डिग्री. ठीक है, अगर वो ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं या मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो उनको अलाउड नहीं है अपने डिपेंडेंट्स को साथ में लाना. ठीक है, डिपेंडेंट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका हस्बैंड और वाइफ और मे बी योर चिल्ड्रंस, योर फैमिली. ठीक है, तो ये मेन बड़ी दिक्कत है. ठीक है, क्योंकि यूके में जो रेशियो रहा है वो पिछले 2-3 सालों में मैक्सिमम फैमिली सेटल्ड हो गई हैं. ठीक है, एंड अभी तक भी हो रही हैं. तो ये रीज़न हो गया. ठीक है, दूसरी बात ये है कि रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ देखी होगी तो वर्क वीज़ाज़ भी खुल चुके हैं, जो कि खुलते ही रहते हैं वैसे, बट एक स्कीम आई थी जिसमें वर्क वीज़ा वाले लोग भी जा सकते हैं. 2-3 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा एंड उसमें बंदा कमा के आ सकता है. तो इसमें बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि यार 2-3 साल में अगर उन्होंने पाउंड्स कमा भी लिए तो फिर इंडिया आके अपनी लाइफ जिलेंगे, फिर वर्क वीज़ा खुलेगा तो फिर वैसे ही वहाँ चले जाएंगे, है ना. तो ये चीज़ भी मतलब बहुत लोग करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. ठीक है, अब ये दो चीज़ें तो जो हुई हैं. ठीक है, वैसे ये चीज़ें इतना इम्पैक्ट नहीं डालती क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है कि वर्क वीज़ाज़ हमेशा ओपन होते हैं, कोई ना कोई, लाइक होम केयर और एनीथिंग लाइक नर्सेज वगैरह का भी ओपन रहता है यार वर्क वीज़ा फॉर यूके. बट अभी मेन दिक्कत ये है कि स्पाउस का लास्ट इनटेक है, तो मैक्सिमम लोग ये ट्राई कर रहे हैं, जिनको लाइक जनवरी में भी जाना था वो भी ये ट्राई कर रहे हैं कि भाई इसी साल हो जाए. ठीक है, एंड इस चीज़ में यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया यूके में कि जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ है ना वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये भी इंटेक्स खोल दिया भाई, जो आज तक नहीं हुआ है. हमारे इंटेक्स क्या होते हैं, जनवरी, फिर उसके बाद मई इंटेक, उसके बाद सितंबर सीधा. तो भाई अब तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के भी इंटेक्स खुले हुए हैं जिनको तो यूके जाना है, लाइक कुछ भी पढ़ लेंगे वो, बस यूके जाना है, फैमिली सेटल करनी, उनके लिए तो बेटर ऑप्शन है ये. तो अब उसके बाद ये तो हो गया डिले के रीज़न्स. ठीक है, अब अगर आपका वीज़ा डिले है तो इसमें आप क्या कर सकते हो. ठीक है, लाइक मेरा बायोमेट्रिक 7 सितंबर को हुआ था. उसके बाद मुझे NSF की मेल अगले दिन ही आ गई थी. ठीक है, अब NSF की मेल का मतलब क्या होता है कि भाई नॉन स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो आज कल सबको भेज रहे हैं ये मेल, सबको लिटरली. मतलब कोई इक्का दुक्का बंदा होगा जिसका लक अच्छा होगा तो उसको नहीं आ रही वो मेल, नहीं तो वो सबको भेज रहे हैं कि अपना काम उनको पता है कि उनके पास बहुत ही ज़्यादा बर्डन आया हुआ है फाइल्स का, एप्लीकेशंस बहुत सारी हुई हैं, तो सबको भेज देंगे. तो उनके पास एक बहाना होगा, है ना, कि हाँ हम अगर नहीं भी टाइम फ्रेम में करके देंगे, लाइक प्रायोरिटी का टाइम फ्रेम क्या होता है 5 डेज़. ठीक है, मैक्स टू मैक्स 2 वीक्स मान के चलते लोग. ठीक है, कि दूसरे वीक तक तो आ ही जाएगा, बट तब भी वो NSF की मेल्स भेज रहे हैं ताकि उनको टाइम फ्रेम का थोड़ा एक्सटेंशन मिल जाए एंड वो सेफर साइड रहें. ठीक है, अब ये हो गया. सो NSF की मेल मैक्सिमम बंदों को आ रही है, सो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है. देखो यार, वीज़ा तो आ जाएगा. ठीक है, मेन चीज़, अब मेरा जैसे 7th को हुआ था. ठीक है, उसके बाद NSF की मेल आई 8th को, तो मैंने वेट किया, मैंने 2 हफ्ते वेट किया था. उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई अब क्या ही कर सकते हैं, पेड इंक्वायरी डालते हैं. तो पेड इंक्वायरी डाली. उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि मेरी 13 अक्टूबर लास्ट डेट थी, तो वो 2 हफ्ते के बाद मैंने 7th बायोमेट्रिक्स के 2 हफ्ते के बाद मैंने उनको मेल डाली पेड इंक्वायरी की कि भाई ऐसे ऐसे मेरा वीज़ा नहीं आ रहा. तो उन्होंने पहले रिप्लाई में तो ऑटोमेटेड रिप्लाई दिया कि भाई NSF है और हमने आपको पहले बता दिया एंड आपको वेट करना पड़ेगा, आपकी फ़ाइल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है. हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था मेरी फ़ाइल में, बट फिर भी तो वो मुझे लगा कि उनका बेफालतू का रीज़न है. ठीक है, दूसरी बात ये कि भाई
मेरे को उसके बाद भी कोई रिवर्ट्स नहीं आ रहे थे। एंड मैंने उसी दिन, जिस दिन पेड इंक्वायरी डाली थी, उसी दिन मैंने अपना केस एस्केलेट करवा लिया था। अब केस एस्केलेट करके होता तो कुछ भी नहीं है वैसे, बट हाँ, केस एस्केलेशन का एक नाम हो जाता है कि तुम्हारा केस पे वो बहुत सीरियसली काम कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, क्योंकि अगर ऐसा होता ना तो मैं बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। भाई मैंने केस एस्केलेट करवाया, जो कि था, वो कहते हैं कि केस एस्केलेशन में, आई थिंक मैंने 21 को करवाया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई 15 दिन वेट करो, ठीक है। मैंने एग्जैक्ट 15 दिन वेट करने के बाद, जब मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था वहाँ से, तो मैंने उनको मेल किया। मैंने कहा कि भाई उस मेल पे पेड इंक्वायरी में एक फ़ायदा है कि आपको एक ही बारी पेमेंट करनी है, क्योंकि आई थिंक कुछ पाउंड्स होती हैं, 2 पाउंड या 5 पाउंड, मुझे याद नहीं है अब, तो वो देख लेना, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में पेड इंक्वायरी का। तो भाई वो एक बार पे करोगे, उसके बाद जो आप फॉलोअप लोगे ना उस मेल पे, तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आप फ्री में भी कर सकते हो, ठीक है। तो पेड इंक्वायरी बंदा एक बार तो करे ही जिसका वीज़ा डिले आ रहा है, मेरा ये मानना है। बट हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, बट एक फ़ायदा है, कई केसेस में ऐसा भी होता है कि भाई तुम्हारा डिसीज़न आ चुका होता है, तुम्हारी उनके पोर्टल पे नहीं दिखता कि भाई कोई डिसीज़न आया, तुम्हारे पास मेल भी नहीं आती, तुम्हारे पास कोई SMS भी नहीं आता, बट तुम्हारा डिसीज़न हुआ होता है, तो फिर वो उनको पता होता है, तो वो बैक साइड से अपने चेक करते हैं, तो वो कह देते हैं कि हाँ तुम्हारा डिसीज़न हो गया और प्लीज़ अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लेना, और इतने टाइम के बाद आपको करना पड़ेगा, मतलब कुछ टाइम फ्रेम दे देंगे कि 2-3 दिन में हम डिस्पैच करके दे देंगे, या फिर अगर आपको VFS से उठाना होगा तो आप VFS से उठा सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे कोई मेल नहीं आया, तो मैंने 15 दिन के बाद जब उनको रिकॉन्टैक्ट किया कि भाई अब एस्केलेट तो कर दिया तुमने, 15 दिन के बाद तो कुछ नहीं हुआ, और वो साफ बोलते भाई कि 15 दिन में ही हमें कोई कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें कुछ आंसर नहीं दे सकते तुम्हें। और सही बात है यार, वो कुछ उसके बाद भी नहीं दे सकते। उसके बाद मैंने 15th डे उनको कांटेक्ट किया कि भाई अब 15 दिन तो हो गए आज, तो मेरे केस का कोई रिवर्ट नहीं आया मुझे अभी तक, एंड कोई मेल भी नहीं आई। तो भाई वो उन्होंने मेरा केस रीएस्केलेट कर दिया। मैंने कहा वाह, मैं 15 डेज से वेट कर रही थी लिटरली, एंड मैं और 15 डेज से वेट करूँ। फिर अभी तक मेरा केस एस्केलेट है एंड कुछ हुआ नहीं। बीच में मुझे आई थिंक 7th या 8th को, अक्टूबर को मुझे मेल आया था फॉर इंटरव्यू, तो मेरा इंटरव्यू भी हो गया भाई, सब मस्त गया। इंटरव्यू लिटरली मेरा 15-20 मिनट का गया था। इंटरव्यू में मेन ये होता है कि भाई अगर तुमने स्टार्टिंग में अपना कॉन्फिडेंस दिखा दिया, ठीक है। अब मेरा जो वाला था ना, क्या कहते हैं, इन्विजिलेटर, तो उसने ना यार, मतलब ऐसे मुझे कोई स्माइल वाइल पास नहीं की, वो थोड़ा ओल्ड एज था, तो ऐसे मैंने भी कोई फेक स्माइल नहीं की। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इंटरव्यू में घुस के स्माइलिंग पास करनी है अपना कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस जो आपकी स्पीकिंग है उस पर काम करो कि भाई एकदम थॉरोली फ्लुएंटली बोल दो सब कुछ जो भी वो पूछ रहा है। और बेसिक क्वेश्चन से पूछते हैं वो, जो प्री गैस में आपने प्रिपेयर किए होते हैं। जो प्री गैस में आप अगर अपने नोट्स बनाओगे, जो कि मैंने नोट्स बनाए थे, नोट्स बनाना एक अच्छा ऑप्शन रह जाता है। तो भाई जो नोट्स बनाओगे वो प्लीज़ मत फेंकना, क्योंकि मैंने फेंक दिया था बहुत ही खुशी खुशी कि भाई मेरा तो इंटरव्यू हो गई नहीं, मेरी तो फाइनली बड़ी सीधी है, बट हो गया। तो फिर मैंने फिर से प्रिपेयर किए वो क्वेश्चंस, एंड मुझे होता है कि भाई जो भी मुझे मटेरियल मिल रहा है, लाइक मेरे एजेंट ने दिया, मैंने खुद ढूंढा, तो उस सबको मिक्स करके फिर मैं अपने आंसर्स खुद बनाऊँ। ये नहीं कि भाई मतलब टेप पे टेप आए आंसर्स, क्योंकि तुम्हें नहीं पता यार तुम्हारे एजेंट के पास कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, है ना, या फिर वो आंसर सेम कौन कौन दे रहा है। तो इसीलिए अपने आंसर्स को कुछ थोड़ा मॉडरेशन में लाकर ही देना उनको, ओके। टिप बैक। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू हो गया, एंड स्टिल अभी मुझे मतलब 1.5 महीना हो गया होगा मैं वीज़ा का वेट कर रही हूँ, अभी तक नहीं आया। एंड मैंने उनकी गूगल किया, तो उनका लिटरली 2 वीक्स में आता है, और जिनका 2 वीक्स में नहीं आता उनके 4-6 वीक्स में आता है, 8 वीक्स में भी आ जाता है। भाई मुझे लगा अच्छा इतने, और वीक्स में क्या गिनते हैं भाई, ये बस 5 दिन, वो 2 दिन तो फालतू के, सैटरडे संडे तो गिनते ही नहीं है। हालांकि जो डिस्पैच की मेल्स होती हैं एंड डिस्पैच की और VFS की कि भाई तुम कलेक्ट कर लो अपना वीज़ा, वो सैटरडे को भी आ सकती है एंड संडे को भी आ सकती है, बिकॉज वो ऑटोमेटेड होती हैं। बट लिटरली, और मैंने अभी रिसेंटली VFS से पता किया था कि भाई मेरी फ़ाइल में क्यों डिले आ रहा है, वो कह रहे कुछ भी नहीं है,
आपका सब क्लियर है, सब लिटरली। वो कह रहे हैं आपके फंड्स वेरिफिकेशन 2 बार हो गई है, और फिर उसके बाद आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक हो गया, सब हो गया भाई। फिर भी वो फालतू में फाइल लटका रहे हैं ना एम्बेसी वाले। लाइक सीरियसली, मतलब क्यों UKVI क्यों? वी वांट आंसर्स। तो ये तो यार रीजंस थे कि आपका वीज़ा डिले क्यों हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपका वीज़ा डिले है तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, जो कि मैंने किया है अभी तक। तो पहली बात तो ये कि अपनी यूनिवर्सिटी को फुल अपडेट रखना कि भाई तुम्हारा वीज़ा नहीं आया अभी तक, या फिर तुम्हारे को ये रिवर्ट आया या फिर वो रिवर्ट आया, ठीक है। अब जो BCU यूनिवर्सिटी, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने हमें पोर्टल दिया है, एंड उसमें भी वो ना टॉपअप मारते रहते हैं कि भाई अपना वीज़ा अपडेट कर दो, वीज़ा अपडेट कर दो। तो वीज़ा एंड अराइवल इन्फॉर्मेशन ऐसे कुछ करके आता है कि भाई वो अपडेट कर दो, अपडेट नहीं हुई हुई। तो उसमें अपडेट करो ना करो, बट हाँ उसको अगर तुम्हारा सेम ही आंसर है ना कि हाँ अभी तक वी आर स्टिल वेटिंग फॉर आवर वीज़ा, तो वो भी अपलोड कर ही दो, ताकि उनको लगे कि हाँ भाई नहीं आया अभी तक। क्योंकि कई बच्चे ये भी होते हैं कि वीज़ा आ गया, उसकी खुशी में यूनिवर्सिटी को ही नहीं बताते और भूल जाते हैं, अपनी पैकिंग वैकिंग शुरू कर देते हैं, और उतने में यूनिवर्सिटी कहती है हमने तो आपकी एप्लीकेशन विड्रॉ कर दिया भाई, अब घर बैठो। तो प्लीज़ ये गलती मत करना, ओके। दूसरी बात, आप यूनिवर्सिटी को अपडेट रखोगे, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी एक ना एक मेल देती है उनको कि भाई यहाँ पे हमें अपडेट रखना अपने वीज़ा अराइवल इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। तो इसमें आप अपडेट रखोगे, ओके। एंड लिटरली मेरा इंटरव्यू जिस दिन हुआ था ना, मैंने उसी दिन अपने यूनिवर्सिटी को मेल कर दिया था कि भाई मेरे को इंटरव्यू की मेल आई है एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई वीज़ा। फिर उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले मैंने फिर से मेल कर दिया कि भाई मैं अभी भी वेट कर ही रही हूँ, लाइक। और मेरी एक्सटेंशन 13th तक की थी, एंड मतलब वो लास्ट डे ऑफ एनरोलमेंट था, उसकी वो एक्सटेंशन नहीं थी, लास्ट डे ऑफ एनरोलमेंट था। उसके बाद मैंने एक्सटेंशन के लिए मेल की खुद, और मेरे एजेंट ने भी खुद की मेल कि भाई ऐसे ऐसे करके। फिर उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर मांगा और इंटरव्यू वाली मेल मांगी है, और फिर वो यूनिवर्सिटी को दे दी। तो उन्होंने मतलब ये दिखाया भाई कि यूनिवर्सिटी को अगर आप एप्लीकेशन नंबर भी दोगे ना, तो वो खुद भी चेक कर सकते हैं एक ट्राई के लिए कि भाई हाँ बच्चा सच बोल रहा है, इसका वीज़ा नहीं आया, स्टिल वेटिंग पे है। तो वो आपको एक्सटेंशन दे देते हैं मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो मुझे अब एक्सटेंशन जो मिली है वो 25 अक्टूबर तक की है, ठीक है। अगर इसमें मेरा वीज़ा नहीं आया तो मुझे यूनिवर्सिटी, जो कि आई डोंट थिंक सो ज़्यादा दिन बचे हैं, बस मंडे और ट्यूसडे ही बचा है, क्योंकि अब फिर फ्राइडे तो चलो छोड़ो, चला ही है एक हिसाब से। तो सैटरडे संडे, फिर उसके बाद मंडे ट्यूसडे, फिर तो आई थिंक उन्होंने जो मेरे को एक्सटेंशन में दिया ना, वो ऐसे दिया है कि 25 तक आपको आना पड़ेगा UK। नहीं आए तो कोई नहीं। उसके बाद 27 तक की एनरोलमेंट के लिए उन्होंने मुझे टाइम दिया है कि 25 को अगर आप नहीं भी आ पाए तो 26 27 को अगर आ गए, ठीक है, तो लाइक 24 को फॉर एग्जांपल मुझे मेल आ गया, एंड उसमें 2-3 दिन तो लगे रहे हैं, आई थिंक ज़्यादा ही लग रहे हैं डिस्पैच होके आने में भी वीज़ा को। सो जब वीज़ा आएगा उसके बाद आपको 27 तक का लास्ट एनरोलमेंट एक्सटेंशन मिला है मुझे, बट वो 25 ही मानो, बिकॉज 25 तक अगर नहीं आया कुछ तो यूनिवर्सिटी कह रही है कि भाई एक तो वो मेरी एप्लीकेशन विड्रॉ कर देगी, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको डिफ़र करना है फॉर जनवरी इनटेक तो आप उसमें कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई मैं जो कर सकती हूँ कि मैं अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करूँगी, तो मैं बेवकूफ़ हूँ। क्यों, मैं बताती हूँ। क्योंकि एप्लीकेशन विड्रॉ मत करना जिनके भी एक्सटेंशंस मिले हैं एंड वो पार हो चुके हैं, ठीक है। क्योंकि आपको सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा जिसमें आपने 1 साल वेस्ट किया। भाई आपका TB टेस्ट, आपका ऑफ़र लेटर अनकंडीशनल, फिर उसके बाद कैश लेटर, मतलब यार सब कुछ लिटरली। फिर वीज़ा भी दोबारा पे करना पड़ेगा, एंड ये जो वीज़ा आएगा ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसमें। तो एप्लीकेशन विड्रॉ मत करना प्लीज़ गलती से भी। अपनी डेफरमेंट ले लेना, कोई बात नहीं अगर आपका इस इनटेक में नहीं हुआ। अगर तो आप स्पाउस वाले केस हो, ठीक है, तो आपके लिए ये इनटेक ही मेन है। बट अगर आप नहीं हो, है ना, स्टूडेंट हो मेरी तरह, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई जनवरी में भी जाने में। तो जहाँ इतना टाइम वेट किया है वहाँ 3 महीने और सही, एटलीस्ट आपको कंफर्मेशन तो होगा कि भाई आप जा रहे हो। तो जनवरी इनटेक में ही डेफर करना, एंड जनवरी इनटेक भी अब लाइक मेरा कोर्स इज़ अवेलेबल फॉर जनवरी 24, ठीक है।
कोर्सेज पे भी डिपेंड होता है कि भाई अगर कोर्स तुम्हारा अवेलेबल नहीं है जनवरी में तो देखो वो किस में अवेलेबल है, लाइक फॉर मे इनटेक में अवेलेबल है या फिर सीधा सितंबर में अवेलेबल है, ठीक है। अगर तो तुम्हारा कोर्स अवेलेबल नहीं है ना जनवरी में, तो आप क्या करो कि कोई दूसरा कोर्स चूज़ कर लो उसके में। यूनिवर्सिटी चेंज करना बहुत पागलपंती होती है, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि वो आपको एक तो 15-20 दिन मान लो ले लेंगे रिफ़ंड देने में, ठीक है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि रिफ़ंड देंगे, फिर यार यूनिवर्सिटी को पे करोगे, कल को कैश लेटर डिले हो गया, ठीक है, क्योंकि BCU में तो बहुत डिले आता है, तो BCU में तो एक्सपेक्ट ही मत करना, डेफ़र ही करवा लेना उससे अच्छा। BCU का दोबारा प्रोसेस तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में लोगे तो प्लीज़ कोई अच्छी यूनिवर्सिटी लेना जिसका कैश लेटर लाइक 1-2 दिन में ही आ जाता है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जिनकी फ़ीस बहुत हाई होती है, तो वो उनका आप जैसे ही इनिशियल डिपॉजिट करोगे ना, भाई वो 1 दिन में आपका प्रोसेस करवा के देते हैं कैश लिटरली। तो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो वैसी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ करना फिर, ठीक है। बाकी मैं तो ये बोलूँगी कि डेफर ही करवा लेना, उससे अच्छा। एंड अगर आपका कोर्स अवेलेबल नहीं है तो कोर्स चेंज करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट अगर आपकी मन की इच्छा है कि भाई आपको वही कोर्स करना है तो फिर 1 साल वेट कर लो, और क्या है, कुछ नहीं, मतलब कुछ बदलता नहीं है यार उतना। तो उसके बाद आप मेल करोगे यूनिवर्सिटी को, अप टू डेट रखोगे यूनिवर्सिटी को, ठीक है। एक्सटेंशन के लिए पूछो, अगर आपकी लास्ट डेट एनरोलमेंट निकल चुकी है, यूनिवर्सिटी दे रही है, तो गुड टू गो। डू प्रे कि आपकी मेल आ जाए वीज़ा की कि भाई एक्सटेंशन के अंदर अंदर, जैसे कि मैं प्रे कर रही हूँ। बट नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या पता मुझे इस साल की विंटर्स नहीं देखनी हो यूके तो कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरी बात ये, मैंने 2 बार कंप्लेंट भी की थी UKVI को, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो वो कंप्लेंट से ये होता है कि वो आपको बता देते हैं कि भाई सॉरी फॉर दैट डिले, मतलब बहुत ही जेनरिक रिस्पॉन्स होता है उनका कि सॉरी फॉर द डिले, और फिर आपकी फ़ाइल नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो इसलिए हमें काम करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट वी आर होपिंग टू मेक अ डिसीजन एज सून एज़ पॉसिबल, ऐसे रिप्लाई आया था। एंड ये मुझे कल ही आया था, मतलब वो भी कहते हैं कि भाई 15-20 दिन बाद करेंगे रिप्लाई, और लिटरली उन्होंने अब जाके किया मुझे वो कंप्लेंट का रिप्लाई। बट हाँ, डाल दो भाई, तुम्हारा केस एटलीस्ट हाईलाइट करो पेड इंक्वायरी करके, कंप्लेंट करके, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बस पेशेंटली वेट करो, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। एंड बस यही सब था। एंड बीच में आई थिंक मैंने बहुत सारी प्रो टिप्स दे दी हैं तुम लोगों को, तो वही करना जो तुम्हारा दिल कह रहा हो, ठीक है। बाकी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई वीज़ा फ्रॉम 1.5 मंथ्स लिटरली, और मुश्किल होता है बट प्लीज़ वेट करो, ओके। कुछ नहीं होगा, वीज़ा आ जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है कोई, ठीक है। ओके बाय गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।